हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आपका जो टॉपिक है आज का प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले भी हम प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं। तो अब बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है या बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, और प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में किस तरह से ह्यूमन बींग्स ने एफर्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाया है, इनॉर्मस प्रोडक्शन, जिसके कारण से आज हमारी इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या की भी पूरा जो हमारी फूड कैपेसिटी है, जो हमारी भोजन की क्या है रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति हो पा रही है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इससे पिछले टॉपिक में हमने आपको दो टॉपिक पढ़ा दिए थे कि फोटोसिंथेसिस में किस तरह से इसका एप्लीकेशन हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बता दिया था इन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में किस तरह से यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, प्लांट्स में रूबिस्को एंजाइम में किस तरह से चेंज किया गया। इसके पहले हमने आपको यहाँ पर प्लांट्स में हर्बिसाइड या वीडिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था। वीडिसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कैपेसिटी। ठीक है, इसके अलावा आज हम इस टॉपिक में आते हैं यहाँ पर कि बीटी क्रॉप्स क्या है। बहुत नाम सुना होगा आपने बीटी क्रॉप्स। ठीक है, तो बीटी क्या है? इट इज ए बैक्टीरिया नोन एज द बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया एक स्पेशल जीन बनाता है। That gene is called the cry gene, and cry gene codes the cry protein, and cry protein क्या करता है? It creates a special toxin. It produces the special toxin, and this toxin is very harmful for the pest, for the insects एंड पेस्ट। तो क्या होगा अगर हम यहाँ पर बीटी क्रॉप्स जो बनी है, कैसे बनी है? द जीन ऑब्टेन्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis कॉल्ड द क्राई जीन्स इज आइसोलेटेड। इस प्रोसेस में हमने यहाँ पर इस बैक्टीरिया से जो क्राई जीन है, ठीक है, वो आइसोलेट कर लेते हैं, और आइसोलेट करने के बाद हम उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है, इसमें द बैक्टीरिया कंटेन्स द वेरी स्पेशल जीन, एंड दिस जीन इज द क्राई जीन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको आइसोलेट कर लिया। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को हमने आइसोलेट कर लिया, दैट इज द क्राई जीन। क्या है ये? इट इज द क्राई जीन। अब क्राई जीन यहाँ पर इट मेक्स ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द क्राई प्रोटीन। इस क्राई जीन को हमने क्या किया, यहाँ पर ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में ये इस प्लांट सेल जीनोम, प्लांट सेल जीनोम में हमने क्राई जीन को क्या कर दिया, इंटर करा दिया। अब प्लांट सेल जीनोम में हमारा क्राई जीन इंटर कर गया, तो अब ये प्लांट हमारा इट मेक्स द क्राई प्रोटीन नेचुरली, और ये जो नेचुरली क्राई प्रोटीन बनाएगा, द क्राई जीन मेक्स cry protein which release toxin। ठीक है, नेचुरली। अब ये नेचुरली टॉक्सिन रिलीज कर रहा है which is lethal to microbes and insects।
इंसेक्ट पेस्ट। माइक्रोब इंसेक्ट पेस्ट के लिए लीथल है। इस विधि से हमने सबसे पहले जो क्रॉप बनाई थी, तो सबसे पहला जो क्रॉप बनाया गया था वो क्या था, बीटी कॉटन। फर्स्टली बीटी कॉटन was made via बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और सबसे पहले क्या बनाया था, बीटी कॉटन बनाया था। फिर बीटी कॉटन के बराबर हमने क्या बना दिया, इसके बाद यहाँ पर बीटी मेज भी बनाया था। ठीक, तो इस तरह से ये जो बीटी क्रॉप्स हैं वो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और बीटी क्रॉप्स में जो है यहाँ पर ये जो बीटी कॉटन है, इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवर्म। जो इंसेक्ट होता है बॉलवर्म, वो बहुत ज़्यादा कपास को, कॉटन को हानि पहुंचाता है। तो जो बीटी कॉटन होता है वो इसमें रेजिस्टेंस पावर होता है और उसके कारण से ये इसको हानि नहीं पहुंचा पाता है। इसी तरह से यहाँ पर निमेटोड्स होते हैं। एक निमेटोड है यहाँ पर, निमेटोड किसके होते हैं, फाइलम, ठीक है, फाइलम निमेटोडा के इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये निमेटोड को भी हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द वर्म्स। तो इसी तरह का एक हानिकारक वर्म है यहाँ पर जो प्लांट्स को हानि पहुँचाता है, उसका नाम है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। नेमेटोड इज हार्मफुल फॉर, ये प्लांट्स के लिए ये नेमेटोड क्या होता है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा, हार्मफुल होता है और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये पैरासाइट होता है टोबैको प्लांट का, हार्मफुल टू प्लांट स्पेशली टोबैको, स्पेशली टोबैको। ठीक, तो अब ये जो टोबैको में ये पैरासाइट है, तो हार्मफुल क्यों है, इट इज़ पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट टू स्पेशली टोबैको। अब टोबैको प्लांट में ये जो पैरासाइट है नेमेटोड, इसके कारण से टोबैको को बहुत हानि होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमने किया इसके लिए कि ये जो है आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। सो आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड, इंटरफेस टेक्नोलॉजी, सॉरी, आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, आरएनए इंटरफेस टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जिससे कारण से जो नेमेटोड जो पैरासाइट था यहाँ पर, वो इसको हानि नहीं पहुँचा पाता। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसको, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। And via this tobacco production increases। क्यों ऐसा होता है यहाँ पर कि ये जो टोबैको इंटरफेरेंस, सॉरी, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, इसके कारण से ये जो एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाता, वाया आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है, जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन क्या मतलब होता है, एमआरएनए से क्या बनना, प्रोटीन का बनना, इज नॉट कंप्लीटेड, is seized या नॉट कंप्लीटेड। अब जब सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये नेमेटोड भी टोबैको क्या नहीं पहुंचा पाएगा, हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और ये यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, इन द टोमेटो, तंबाकू के केस में हमने इससे पहले आपको उदाहरण बता दिया। अब टोमेटो के केस में क्या होता है, जो टोमेटो है उसमें एक फ्लेवर सेवर जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती है, जेनेटिकली
modified variety is developed. Contained, अब इसमें एक विशेष प्रोसेस पाई जाती है या विशेष जीन पाया जाता है, कहा था फ्लेवर सेवर टेक्निक, फ्लेवर सेवर, ठीक, विच हैव, अब क्या क्या है इसमें, एक विशेषता होती है टमाटर में सबसे ज़्यादा कि टमाटर बहुत तेज़ी से गल जाता है, तो इसमें जो है जो सेल वॉल गलती है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम से, विच, अब जो टमाटर में सेल वॉल के डिकम्पोज होने की प्रक्रिया है, हमारे घर में जो टमाटर रखा रहता है वो कुछ ही दिन में ख़राब हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ से कि सेल वॉल यहाँ की लूज हो जाती है, तो विच मेक्स सेल वॉल मोर रिजिड, ड्यू टू एंजाइम, ठीक है। अब जब सेल वॉल मोर रिजिड हो जाएगी तो यहाँ पर एंजाइम के कारण तो ये जल्दी गलेगा नहीं, और पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जो डिग्रेडिंग एंजाइम होता है यहाँ पर वो नहीं बनता, एंड पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, ये सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, इज स्लोली फॉर्म्ड, इस एंजाइम के बनने की स्पीड को स्लो कर देते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप जो किसके लिए बनाई गई है, टोमेटो के लिए, और टोमेटो को अधिक समय तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज में भी टमाटर को ज़्यादा समय तक रखा नहीं जा सकता। तो आप देख रहे हैं अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ना होती तो हमारे पास जो टमाटर आ रहा है अभी हमारे पास तक आते आते क्या हो जाता, सड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्या बनाए गए, एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं और ट्रांसजीनिक प्लांट्स बनाए गए। इसके अलावा गोल्डन राइस, प्रोडक्शन ऑफ गोल्डन राइस विद बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन युक्त गोल्डन राइस जो प्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर विटामिन के, जिसके सहायता से यहाँ पर और किससे बनाया गया है, डैफोडिल प्लांट से, और जीन लिया गया है बैक्टीरिया से, विद यूज ऑफ, ये विटामिन ए है बीटा कैरोटीन, विद यूज ऑफ डैफोडिल प्लांट and bacteria. So it can be used to cure and prevention of नाइट ब्लाइंडनेस। आपको पता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए या उसकी रोग को रोकने के लिए, बचाव के लिए ये गोल्डन राइस का यूज़ किया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, ताकि जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है वो डेफिशिएंसी क्या हो जाए, रुक जाए। इसी तरह से यहाँ पर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं। एक जीन हिरुडिन होता है यहाँ पर, वो हिरुडिन क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। हिरुडिन प्रोटीन, हिरुडिन it is a protein that prevents blood clotting। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाला जो प्रोटीन होता है उसका नाम है हिरुडिन, ठीक है। तो हिरुडिन बनाने वाला जीन एंड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हिरुडिन इज
इंट्रोड्यूस्ड इन। एक पौधा होता है ब्रेसिका नेपस, इन ब्रेसिका नेपस। सो हेरोडिन formation takes place in seed which is collected। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूज़ है कि प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया तो प्लांट्स ही क्या बनाने लगा, हेरोडिन बनाने लगा और उससे प्राप्त कर लिया एंड यूज्ड टू क्योर द डिसीजेस, टू क्योर द डिसीज, रोग को दूर करने के लिए, उसके इलाज के लिए और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है क्या, हेरोडिन। तो आप देखिए ये सब बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से ही संभव हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर टोमेटो की फ्लेवर सेवर टेक्निक अपनाई गई है, वेरियस वेराइटीज़ ऑफ पोटैटो बनाए गए हैं, ठीक है, एडीपी ग्लूकोज की सहायता से। द वैरायटी ऑफ पोटैटो, वैरायटी ऑफ पोटैटो आल्सो डेवलप्ड। अब पोटैटो की वैरायटी डेवलप किया गया है तो क्या करें उसमें, पोटैटो तो पोटैटो होता है विद मोर स्टार्च। ऐसी वैरायटी डेवलप की गई है जिसमें स्टार्च का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है और क्या बैक्टीरिया यूज करते हैं, एडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज जीन विद बैक्टीरिया जीन एडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज जीन, ठीक है। तो बैक्टीरिया से एक एडीपी पायरोफॉस्फोराइलेज जीन जो रिलीज हो रहा था, तो पायरोफॉस्फोराइलेज, पायरोफॉस्फो थोड़ा सा छूटा हुआ है, फास्फोराइलेज, इसका यूज़ करके हमने यहाँ पर पोटैटो की वैरायटी बनाई है। इसी कारण से पोटैटो में स्टार्च का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। बीटी कॉटन बनाया ही है और टोबैको जीन बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर थेरेप्टिक यूज़ है यहाँ पर कि बहुत सारे यहाँ पर वैक्सीन्स जो बनाए जाते हैं और हार्मोन्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो यूज़ हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ hormones. It is the first product. It is the first product made by use of recombinant DNA technology। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो है यहाँ पर हार्मोन्स। और जो हार्मोन्स हैं उसमें वो मैमेलियन हार्मोन है, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। आपको पता है जो इंसुलिन होती है, ठीक है, वो काहे के लिए होती है, यहाँ पर responsible for maintaining the glucose level, maintaining the glucose level। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई आपकी बॉडी में तो डेफिशिएंसी होने के कारण क्या हो जाएगा, डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा, जिसे मधुमेह कहते हैं, वो यही है। तो ह्यूमन जो इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन आपके शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल रखता है। तो सबसे पहले जो इंसुलिन था वो कैटल्स से निकाला जाता था। इन एंशियंट, इन पास्ट टाइम इंसुलिन was obtained by cattle and pigs।
ठीक है, कैटल्स और पिग्स से इंसुलिन निकाला जाता था, बट नाउअडेज इट इज commercially produced by this process। ठीक है, इस प्रोसेस द्वारा क्या होता है, इंसुलिन बनाया जाता है। इंसुलिन इज ए प्रोटीन, इंसुलिन इज ए क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है और इसमें क्या होते हैं, कंटेनिंग। अब इसमें अल्फा और बीटा चेन्स होती है, तो जो इंसुलिन है यहाँ पर वो अल्फा और बीटा चेन्स हैं और दोनों सी पेप्टाइड द्वारा जुड़ी होती हैं और इमैच्योर फॉर्म में होता है। कंटेन्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स ज्वाइंड बाय सी पेप्टाइड। तो इंसुलिन इज फॉर्म्ड इन इमैच्योर फॉर्म, इमैच्योर फॉर्म, ठीक है, इमैच्योर फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इनएक्टिव फॉर्म। एंड अब पहले तो इनएक्टिव फॉर्म में बन रही है, अब इनएक्टिव फॉर्म को हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव करना है प्रो हार्मोन्स के रूप में। तो एंड रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, रिमूवल ऑफ C peptide makes it active। ठीक है, मैच्योर फॉर्म, मैच्योर फॉर्म या फिर क्या कह सकते हैं, फंक्शनल फॉर्म में। इससे फंक्शनल फॉर्म में बनने के लिए यहाँ पर जो सी पेप्टाइड होता है उसको हटा देते हैं। ये आप वेरियस यूजेस पढ़ रहे हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी की, जो एप्लीकेशंस हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए गए हैं और हमें सोसाइटी में या हमारी सोसाइटी को या मनुष्य को कौन कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं और समाज को क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ HCG, पूरा नाम है यहाँ पर ह्यूमन HG हार्मोन, ठीक है, या फिर सीधे आप लिख दीजिए ऐसा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, किससे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस हार्मोन की डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड, अगर चाइल्डहुड डेफिशिएंसी हो गई या यंग स्टेज में हो गई, यंग स्टेज, तो चाइल्डहुड में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ड्वार्फनेस हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी एक्सेस हो गई, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो एक्सेस हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गिगेंटिज्म। तो हमको इसकी डेफिशिएंसी देखना है। तो ये जो ड्वार्फनेस या बौनापन हो रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन की कमी से हो रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि ग्रोथ हार्मोन जो बनाना है उसके लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए क्या कर सकते हैं, जो मिल्क काउज हैं उसमें हार्मोन का इंजेक्शन कर सकते हैं। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई दिस मेथड टू क्योर द ड्वार्फनेस। इसी तरह से यहाँ पर मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है, ठीक है, लैक्टेटिंग हार्मोन। लैक्टेटिंग हार्मोन को यहाँ से बनाया जा सकता है और जो लैक्टेटिंग हार्मोन होता है वो भी क्या कर सकता है, लैक्टेटिंग हार्मोन
is also produced via this process. लैक्टेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंड यूज्ड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स एटसेट्रा। जानवरों में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि मिल्क हार्मोन अगर सिक्रीट कर दिया जाए या इंजेक्ट कर दिया जाए तो मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दीज आर द वेरियस हार्मोन्स एज वेल एज यहाँ पर स्टेरॉइड्स हैं। आपको पता है कि हार्मोन कई नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नेचर के भी होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं यहाँ पर स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, ठीक है ना। क्या होते हैं यहाँ पर, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो वास्तव में हमारे जो लिपिड हैं उस लिपिड में के कंपोजिशन हैं, और यहाँ पर जो कंजुगेटेड लिपिड होती है वो हैं तो कॉम्प्लेक्स लिपिड है हाई मॉलिक्यूलर वेट के। दीज आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब इनका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वास्तव में बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पर जो स्टेरॉइड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, और ये स्टेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वेरियसली यूज्ड। ठीक है। अब एग्जाम्पल एक देखिए, एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉइड है और ये कॉमनली यूज़ होता है। कहीं में यूज़ होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारे। कोलेस्ट्रॉल इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। अब आपकी बॉडी में भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स जो है हार्मोन के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के रेगुलेटर होते हैं। तो स्टेरॉइड्स आर द रेगुलेटर्स। स्टेरॉइड्स क्या हैं यहाँ पर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो कॉर्टिसोन है यहाँ पर, वो भी रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए यूज होता है। कॉर्टिसोन स्टेरॉइड इज यूज्ड टू क्योर द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया जिसे कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर कॉर्टिसोन इंजेक्शन यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हैं वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स में यूज़ होते हैं। एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब जेनेटिकली या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन यूज्ड टू कहे में यूज़ होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसके बनाने में एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो यूज़ किए जाते हैं वो भी क्या हैं, स्टेरॉइड्स हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के काम आते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, यूज्ड टू सप्रेस। कौन सा यूज़ होता है यहाँ पर, कार्टिसोन, ये यूज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को आपको सप्रेस करना है, यूज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कब करना पड़ता है, वैसे तो हम हर समय कहते रहते हैं कोरोना है, अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। सप्रेस करना है व्हेन, या कह सकते हैं एट टाइम ऑफ
ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जिस समय ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना है उस समय हमें अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना है, सप्रेस कर देना है, तभी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर आल्सो यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कौन यूज हो रहा है, स्टेरॉइड्स। तो ये जो स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी बना रही है या बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से बनाया जा रहा है लार्ज अमाउंट में, तो उसके बहुत ज़्यादा यूज हैं। हम यहाँ पर उसके हार्मोन बना रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव्स गर्भ निरोधक गोलियाँ बना रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए जो हार्मोन दिया जाता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाया जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में बन जाता है। और हमें जो है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो अलग से जो मेडिसिन देनी पड़ती है वो मेडिसिन इन्हीं से बनती है। तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स को इसके द्वारा फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं वैक्सीन्स बनाते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। जो वैक्सीन्स बनती हैं आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन्स है क्या, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज या पैथोजेंस बाय इनोकुलेटिंग। इनोकुलेट किसको कर रहे हैं, डेड या वीक एटीन्यूएटेड पैथोजेंस। अब वैक्सीन्स 3 तरह की हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो थी, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा नहीं बनाई जाती। जो हमारी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स आर मेड बाई बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन हमारी क्या की जाती है, बनाई जाती है। और हमको बहुत सारी डिसीज़ से क्या मिल जाती है, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाती है। और आपको सच एज कौन कौन सी थी, हेपेटाइटिस वैक्सीन थी, हेपेटाइटिस और हर्पीज वैक्सीन थी। तो हेपेटाइटिस और हर्पीज से बचने के लिए वैक्सीन है सेकेंड जनरेशन, वो भी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा क्या की गई है, बनाई गई है। फिर इसके बाद वैक्सीन्स के बाद हम आते हैं यहाँ पर किसमें, एंटीबायोटिक्स में। प्रतिजैविक आप पढ़ चुके हैं। तो प्रतिजैविक तो सूक्ष्म जीवों द्वारा नॉर्मली भी बन रहा है, समझ रहे हैं, नॉर्मली भी बन रहा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक आपको पता है क्या होते हैं, दीज आर द हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स secreted by microbes which kill or suppress the growth of other microbes। दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। दीज आर केमिकल्स आर कॉल्ड द क्या है, एंटीबायोटिक्स। अब सबसे पहला एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, पेनिसिलिन आपको पता है, फ्रॉम द पेनिसिलिन नोटेटम। लेकिन ये तो हम पढ़ चुके हैं सूक्ष्म जीवों का जो महत्व था उसमें, या सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता में। हमको ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीवों में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर द जीन रिस्पॉन्सिबल
फॉर इट्स प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इज आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स इन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन इस विधि से किया जा सकता है और बहुत सारे जो हमारी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए कम दाम पर ड्रग्स जो बनाई जाती है ना, सस्ती दवा, वो अगर यहाँ पर नेचुरल एंटीबायोटिक्स ही पर डिपेंड रहें तो हम यहाँ पर पूरे देश की आबादी के लिए एंटीबायोटिक का इंतजाम नहीं कर सकते। तो कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स प्राप्त करके पूरे देश की जो मेडिसिन की आवश्यकता है, ठीक है, उसको पूरा कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर प्रोटीन। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी है ना, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसके और उसके कारण से पॉवर्टी भी है, गरीबी भी है। तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन, अब बढ़ती हुई आबादी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करना है, क्योंकि प्रोटीन से ग्रोथ होती है। अगर बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलती है तो उनकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। तो बच्चों की प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यहाँ पर, तो जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी उसको दूर करने के लिए हम ऐसे सूक्ष्म जीवों में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो पर्टिकुलर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, कौन सी प्रोटीन, ग्रोथ के लिए, ठीक है, इज आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड। उसको आइसोलेट करें और कल्चर करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कम समय में हमको प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो हमारी क्या हो जाए, वो पूरी हो जाए। तो ये इस तरह से हम प्रोटीन बना सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर इंटरफेरॉन, नाम सुना होगा आपने, थोड़ा सा इंटरफेरॉन। क्या है ये इंटरफेरॉन्स? दीज आर द केमिकल्स सिक्रीटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, द लिक्विड सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय आइजैक्स एंड लिंडेनमैन, आइजैक्स एंड लिंडेनमैन, इसने डिस्कवर कर दिया। अब जो डिस्कवर किया तो उसे क्या नाम दिया, इंटरफेरॉन। अब क्या करते हैं, हु गिव्स द प्रोडक्शन, gives the protection to healthy cells, healthy cells against this virus। इस वायरस के प्रति जो है क्या दे रहा है, हेल्दी सेल्स को सुरक्षा दे रहा है। दैट केमिकल इज कॉल्ड द इंटरफेरॉन डिस्कवर्ड बाय द आइजैक्स एंड लिंडेनमैन। तो ये क्या करना है कि इसी तरह का यहाँ पर केमिकल हमने बनाया है आर्टिफिशियली इस प्रोसेस के लिए, तो इंटरफेरॉन IFN अल्फा फॉर हेपेटाइटिस बी के लिए। एंड इंटरफेरॉन IFN अल्फा
is prepared by biotechnology to cure the हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से लड़ने के लिए इस प्रोसेस द्वारा इंटरफेरॉन क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया है। और इसी तरह से यहाँ पर हेरोडिन बना लिया, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के लिए आपको बता ही दिया है। और जो मास प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बायोटेम यूज़ करते हैं ड्रग से, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। एक वर्ड आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर जो फार्मिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। होता क्या है कि जो ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स का प्रोटीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स प्रोटीन एंड अदर substances by using transgenic organism या by using organisms in bioreactor is known as, क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर फार्मिंग। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है मॉलिक्यूलर फार्मिंग, दोनों चीज़ सेम है। तो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग हो गया, बायोलॉजिकल सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह से मेडिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिसीज़ की डायग्नोसिस। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, अब आते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, डिसीज के डायग्नोसिस के लिए बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल है वो हमको पढ़ना है। आपको पता है कि डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं, तो RDN टेक्नोलॉजी भी है, PCR भी है, एलिसा है, द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR, एलिसा एटसेट्रा, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से आप किसी डिसीज़ की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शस डिसीज़ होती हैं, उसमें हम प्रोब यूज़ करते हैं। बाय यूज़ ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर प्रोब आर यूज्ड। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर प्रोब यूज़ हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर प्रोब के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रोग की पहचान कर सकते हैं। और ये शॉर्ट सेगमेंट होते हैं DNA के, जो फ्लोरेसेंट मार्कर्स अटैच होते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब आर यूज्ड अटैच्ड विद फ्लोरेसेंट मार्कर
जैसे मार्कर होता है चमकीला वाला, आप लगा देते हैं तो वो चमकता है, उसी तरह से ऐसे मॉलिक्यूलर प्रोब यूज़ करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर प्रोब क्या है, दिस इज द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर प्रोब। तो ये जो है फ्लोरेसेंट मार्कर से युक्त होते हैं और इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीज़ की पहचान कर देते हैं। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस की, HIV की, फूड पॉइजनिंग की एग्जाम्पल in diagnose of HIV, hepatitis and food poisoning। फूड पॉइजनिंग किससे होती है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिनम सॉरी, ठीक, उससे होती है। इसके अलावा यहाँ पर एक सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा भी फूड पॉइजनिंग होती है, तो इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जो PCR है वो जो तो जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है ही है, ठीक है। PCR भी आपको टेक्निक आपको पता चल गई, HIV के लिए यूज़ हो सकता है। PCR क्या है, इट इज़ द जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक, ठीक है। और एलिसा टेस्ट आपको पता है, ये है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन फॉर HIV। हमको HIV की पहचान करना है तो हम एलिसा टेस्ट से कर सकते हैं, PCR से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर प्रोब है, तो वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है यहाँ पर, वो उसकी तरह यूज़ होता है मॉलिक्यूलर प्रोब। तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में भी मॉलिक्यूलर प्रोब यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर प्रोब यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है ऑफ DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर प्रोब शॉर्ट सेगमेंट होते हैं, DNA के हो सकते हैं, RNA के हो सकते हैं, मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद DNA टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस में जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी, आप सोचिए कि ये इसका मतलब है कि पर्टिकुलर जीन को अगर हम अल्टर्ड कर दें, ठीक है, अल्टरेशन ऑफ पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक जीन इज नोन एज जीन थेरेपी। बहुत सारी डिसीज़ जीन के कारण होती हैं और उस डिसीज़ को जीन थेरेपी द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस जो हेरिडिटरी डिसीज़ हैं, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोनिस सच एज एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल इन ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, बताया था आपको क्या है ये, यहाँ पर बायोकेमिकल डिसीज़ है, फिजियोलॉजिकल डिसीज़ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, PCR टेस्ट, ठीक है, एल्बिनिज्म, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्केप्टोन्यूरिया है, ये सब जो डिसीज़ हैं इन सब को दूर किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द जीन थेरेपी। तो इसमें क्या करते हैं, जो रिप्लेसिंग जीन होता है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूजफुल जीन इंजेक्ट कर देते हैं। फिर इस जीन थेरेपी का बहुत बेनिफिट है, क्या है इसके यूजेस? इस जीन थेरेपी के द्वारा हम जो है कैंसरस सेल्स को सप्रेस कर सकते हैं, टू सप्रेस द कैंसरस सेल्स एंड मेक देम नॉर्मल। कैंसरस सेल्स को हम नॉर्मल सेल्स में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और एज वेल एज
जो डिफेक्टिव जीन इज, पूरा लिख दो, डिफेक्टिव जीन इज रिप्लेस्ड बाई, किसके द्वारा यहाँ पर, बेनिफिशियल जीन, बेनिफिशियल हेल्दी जीन, उसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। और क्या हो सकता है, हम यहाँ पर कि बेनिफिशियल जीन से बदल दें, बहुत कैंसर सेल्स को कर सकते हैं और ऐसे जीन्स कर सकते हैं जो नए टिश्यू को बना सकते हैं, ठीक है। और स्टिमुलेट द वुंड हीलिंग, घाव को भरने की स्पीड को क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। एज वेल एज किसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट, किसी विशेष भाग की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पर जीन थेरेपी के द्वारा। अब इसी तरह से यहाँ पर सेवरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, SCID। सेवरली कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज़, ठीक है, SCID। इसमें एक डिफेक्टिव जीन होता है जो एडेनोसिन डीएमिनेज को नहीं बनाता है। इट हैज़ ए डिफेक्टिव जीन, इट हैज़ ए डिफेक्टिव जीन फॉर ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। इस एंजाइम के बनाने के लिए ये जीन क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, और इसके कारण से एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसके कारण से T और B लिम्फोसाइट नहीं होती हैं यहाँ पर। सो द पर्सन या पेशेंट डू नॉट हैव T lymphocytes, पर्सन में T lymphocyte नहीं होती, एंड अनेबल टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। इसका मतलब है नो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी नहीं होती। अब जब इसमें इम्यूनिटी नहीं है तो क्या करेंगे, WBC को निकाल करके उसके अंदर हम यहाँ पर हेल्दी जीन इंजेक्ट कर देंगे। अब इसके लिए क्या करना है हमको, हमने बॉडी से एक हेल्दी WBC निकाला, इट इज़ द होस्ट, ठीक है। ये होस्ट का क्या है, दिस इज द जीनोम, और जीनोम में जो पर्टिकुलर जीन था, समझ रहे हैं कौन सा, दिस इज द ADA फॉर्मिंग जीन। अब यहाँ पर जो ADA फॉर्मिंग जीन था, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाला जो जीन था, वो जीन हमने क्या कर लिया, यहाँ पर प्राप्त कर लिया, ठीक। अब हमने वो जीन प्राप्त कर लिया और उसके अंदर किसके अंदर प्रवेश करा दिया, आइसोलेटेड फ्रॉम होस्ट। अब होस्ट से प्राप्त कर लिया, फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक WBC ले लिया, WBC, ठीक है। अब जो WBC है यहाँ पर, उस WBC से हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, WBC फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो से हमने
WBC निकाल लिया। सपोज करिए यहाँ पर WBC ऐसा था ये, और इसमें हमने यहाँ पर एडेनोसिन ADA जीन इंजेक्ट कर दिया। ये क्या है? ADA जीन इंजेक्टेड। अब फिर इस WBC को हमने क्या कर दिया? अगेन यहाँ पर इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो। फिर से इसको बोन मैरो में क्या किया? इंजेक्ट कर दिया ऑफ होस्ट। अब हमने बोन मैरो इंजेक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर T4 lymphocytes will be formed। T4 lymphocytes पेशेंट में तुरंत बनने लगेंगी, और वो उस व्यक्ति में जो इम्यून पावर ख़त्म हो गई थी या बाई बर्थ नहीं थी, वो इम्यून पावर फिर से डेवलप हो गई, और वो डिसीज़ के प्रति क्या हो गया? यहाँ पर रेजिस्टेंस पावर हो गई उसके अंदर। तो इस सब प्रोसेस के द्वारा आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर ट्रांसजेनिक काऊ बना सकते हैं। अब एक काऊ बनाया यहाँ पर रोजी। इट इज ए ट्रांसजेनिक काऊ। ट्रांसजेनिक काऊ बाय विद। अब यहां पर क्या होगा? हाई यील्ड ऑफ मिल्क विद न्यूट्रिएंट्स। गाय का ये जो दूध है ये हाईली न्यूट्रिशियस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रोजी है वो ट्रांसजेनिक काऊ इसी विधि से बनाई गई। इसी विधि से हम यहाँ पर क्या बना? ट्रांसजेनिक शीप बना सकते हैं। डॉली बनाया था, डॉली। ट्रांसजेनिक शीप। अब यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक शीप बनाया था तो उसमें क्या होगा? विद हाई वूल यील्ड। उसमें जो ऊन की मात्रा है वो शीप में क्या हो गई? बढ़ गई। जब ऊन की मात्रा बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको क्या होगा? प्रोडक्शन प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पर गोट बनाई गई थी, ठीक। तो बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे उसमें फ्लैश भी पाया गया, और बहुत सारे हमने इस तरह से एनिमल बता दिए। आप क्या कर सकते हैं इसमें? निफ जीन्स इन। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की पावर नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर अगर हम निफ जीन्स इंट्रोड्यूस करा दें इन मैनी प्लांट्स ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, क्या बढ़ जाएगी? यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीजेस। प्लांट्स का प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि हमने उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स प्रविष्ट करा दिया। एज वेल एज जो हमारी फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी थी वो भी कम हो गई, एंड डिपेंडेंसी ऑन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर डिक्रीजेस। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो नाइट्रो फर्टिलाइज़र की डिपेंडेंसी थी वो भी क्या कम हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए हैं जिनमें यहाँ पर क्या है? डिग्रेडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। Transgenic organisms are
used to destroy the garbage, तो डिस्ट्रॉय करने के लिए एज वेल एज डिस्ट्रॉय या डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज द गार्बेज, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर सुपर बग बनाए गए थे। सुपर बग इज प्रोड्यूस्ड विच क्या करता है, क्लींस द ऑयल डिजॉल्व्ड इन सी वाटर। अगर समुद्र के पानी में कहीं जो है जो ऑयल टैंकर है, विदेशों से तेल मंगाया जाता है, अगर वो कभी ब्लास्ट कर जाता, फट जाता है तो पूरे सी वाटर में ऑयल फैल जाता है। उसके लिए यहाँ पर सुपर बैग बनाया गया। ये भी जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म है, बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया, जो यहाँ पर सी वाटर से उसको क्या कर लेता है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर। प्रॉब्लम्स इन जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, या फिर क्या बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, ठीक है। तो जो जीएमओ होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मे बी हार्मफुल इन फ्यूचर में उनमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज बायो वेपन्स, बायो वेपन की तरह यूज होते हैं और एक्सट्रीमली डेंजरस, ठीक है। और उनको जो कंट्रोल करना है वो क्या होता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, और इससे कैजुअलिटी हो सकती हैं और ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजेंस क्रिएट हो सकते हैं। ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस मे बी प्रोड्यूस्ड। अगर ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस प्रोड्यूस्ड हो गए तो किसी भी दशा में ये पैथोजेंस या जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट नहीं होंगे किसी मेडिसिन से, और हमारी सोसाइटी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।